नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, जो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि आप कभी बीमार पड़ते होंगे तो आपको नींबू पानी बना कर दिया जाता है। आपको नींबू पानी बना कर दिया जाता है। चाहे नींबू पानी में शक्कर, नमक और पानी को घोलकर मिक्स किया जाता है। आप देखते होंगे जो नींबू है वो नींबू क्या पानी में जब घुल जाता है। ये आपने कभी देखा होगा, आपकी मम्मी कभी दूध से क्या होती है, दही जमाती है। आपने क्या देखा कि वो क्या होता है कि दूध से दही में परिवर्तन कैसे हो जाता है। ठीक है, दूध में जो दूध है वो दही में परिवर्तन कैसे हो जाता है। आपके दैनिक जीवन में हमने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाए थे, आपको दिखाता था जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से आसपास परिवर्तन दिखाई देते। इन परिवर्तनों में एक या एक से अधिक पदार्थ को सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि आपकी माता जी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए कहती है, तो आप क्या करते हैं, ठंडा पानी बनाने के लिए कहते हैं। आप पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है, आप क्या करते हैं, शक्कर का विलयन बनाते, चीनी और पानी को घोलकर मिक्स बनाते हैं। मिक्स करते हैं तो चीनी क्या होता है, वो घुल जाता है। अगर चीनी नहीं घुलता तो पानी में मिक्स ही नहीं होता। ठीक है, या तो शक्कर का जो विलयन होता है एक परिवर्तन होता है। देखते हैं कि शक्कर क्या पानी में अच्छी तरह से मिक्स होता है, ये परिवर्तन होता है। आप दूध से दही जमना एक और क्या है, एक क्या है परिवर्तन है, दूध से दही जमना। आपको पता है कभी दूध खट्टा होता है, कभी दूध का खट्टा होना भी एक क्या है परिवर्तन होता है। आपको बता दें कुछ खींचा हुआ रबड़ बैंड भी इसी परिवर्तन को प्रदर्शित। आपको बता दें कि जैसे आप देखते हैं कि आप किसी रबड़ बैंड को लीजिए, आप उसको खींचते हैं तो क्या करता है, अपना जो अपनी स्थिति से क्या होता है वो अपनी लंबाई वाली स्थिति में बढ़ जाता है, और फिर छोड़ते तो क्या अपनी पहले वाली स्थिति में क्या आ जाता है। आपको क्या करना है, ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाना है। ठीक है, इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे और आपको बताएंगे कि व्यापक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है क्या। ठीक है, ये व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक फिजिकल एवं रासायनिक परिवर्तन केमिकल परिवर्तन चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब हम पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। आपको क्या करना है, एक कागज का टुकड़ा लेना है। देखिए जैसे फिगर में दिखाया गया, आप एक कागज का चार्ट लेना है, उसको 4 भागों में क्या करना, काट लेना है। फिर प्रत्येक भाग को फिर 4 भागों में काट लेना है। फिर प्रत्येक भाग को फिर 4 भागों में काट लेना। एक कागज का चार्ट लेना है, उस चार्ट को 4 भागों में बराबर भागों में काटना है। ठीक है, जैसे हम काटे ठीक है, उसको क्या करना है, फिर प्रत्येक भाग को 4 बराबर में भागों में। आपसे कहा जाए कि आप फिर से इस कागज को पुनः जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ पाएंगे पुनः उस कागज को। आपसे कहा जाए कि जब आप ये कागज लिए थे, चार्ट लिए थे, उसको ऐसे 4 भागों में काटे, फिर प्रत्येक को इस 4 भागों में काटे। आपसे कहा जाए कि फिर एक कागज को इसी कागज को जोड़कर एक कागज बना दीजिए, तो बना पाएंगे। ठीक है, कागज के एक टुकड़ों को 4 वर्गाकार टुकड़ों में क्या काटिए। प्रत्येक वर्ग का पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। क्या करना है, प्रत्येक वर्ग को बताया ना कि प्रत्येक वर्ग को पुनः क्या 4 टुकड़ों में काटना है। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज से इस प्रकार लगाइए जिससे यह टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले ले। आपको क्या करना है, परस्पर जुड़कर कागज का मूल आकार ले ले। चित्र में दिखाएं आपको, इससे स्पष्ट हुआ कि आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते। आपको क्या करना है, आप सबको कह दे कि जो टुकड़ा हम काटे हैं उनको फिर से जुड़कर जिस पहले जैसे था वैसे ही बना सकते हैं। लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ। आपको देखिए कागज तो कागज ही था, कोई परिवर्तन थोड़ी ना हुआ है। जैसे ही कागज से कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बना। ठीक है, कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ ना उसका, बस उसको हम क्या है काट दिए। क्या है, काट दिए। हम सेकंड क्रियाकलाप कर देखते हैं कि अपनी कक्षा के चाक बोर्ड के आसपास से फर्श पर, जो कि हम चाक से लिखते थे, और आसपास के फर्श चाक से लिखते थे ब्लैक बोर्ड पे। तो क्या करते थे, वहाँ पे जो आप नीचे देखेंगे जमीन पे चाक का पाउडर गिरा होता है। आपको क्या करना, उस पाउडर को एकत्रित के लिए नहीं मिले तो आपको क्या करना है, चाक के एक छोटे से टुकड़े का चूरू बना ले। एक चाक लेना, उसको फोड़कर उससे पाउडर बना ले। इस पाउडर में क्या करना है, आपको थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लेना। क्या करना है, थोड़ा सा जल मिलाकर इस पाउडर का हमें फिर इस चाक के आकार में बेलन से सूखने दें। बेल कर क्या करना है, चाक के आकार में क्या करना, उसको बेल कर उसको सूखने के लिए रख दे।
क्या आप चाक के चूड़ से फिर चाक बना सकते हैं? चाक के चूड़ से फिर चाक बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। आपको अब हम तीसरा क्लियर कर देते हैं। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ लीजिए। आपको क्या करना है, अपने घर में कांच या प्लास्टिक के जो कटोरे होते हैं उनमें क्या है, थोड़ा सा बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग में पिघलने के लिए भाग के पिघलने पिघलने तक बर्तन को धूप में रख। आपको क्या करना है, बर्फ के थोड़े से भाग को क्या करना है, पिघलने के लिए उसको बर्तन को थोड़ा धूप में रखना है। आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। आप देखते होंगे जैसे ही हम फ्रिज से बर्फ को निकालते हैं वो 10 या 15 मिनट के बाद बर्फ क्या होता है, पानी में चेंज होने लगता है। क्या होता है, पानी में जाता है। क्या अब कटोरा का हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दे। आपको क्या करना है, जो कटोरा है बर्फ बर्फ और नमक में रख दे। क्या जो जल है फिर से ठोस बन जाएगा। फिर से जो कटोरा लिए तो उसको फिर से जो एक ठंडे पात्र में रख दे, बर्फ और नमक के जो पात्र होता है उसमें रख देना। तो क्या बर्फ क्या होगा, फिर से ठोस बर्फ जैसा बन जाएगा। जल है फिर से बर्फ जैसा बन जाएगा। अब क्रियाकलाप 5 करते हैं। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबाल लेना है। आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है, कुछ भी है, कटोरा हो, पहला कुछ भी लेना है, उसमें जल लेना है, थोड़ा सा उसको उबाल लिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई? आप जब उबालते होंगे जल को, देखा होगा, गर्म हम पानी करते हैं तो क्या जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है। उबले हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रख दें। आपको क्या करना है, कुछ दूरी पर भाप के ऊपर क्या एक बर्तन को उल्टा करके बर्तन की भीतरी सतह को आपको देखना है। क्या करना है, भीतरी सतह को देखना है। क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंद दिखाई देती है? हाँ, दिखाई देती है। जल की बूंद क्या होती है, भाप जो होता है जल के रूप में, जो हमारा भाप था, भाप क्या होता है, जो पानी होती है वो भाप के रूप में स्टोर, यहाँ का जो भाप जैसे बनता है वो पानी ही थोड़ा सा भाप बनकर उड़ता है। वो जब पानी होता है बर्तन में जगह इकट्ठा होकर बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब हम क्रियाकलाप 5 देखेंगे कि उपयोग किए जा चुके लोहे की एक आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़ना। क्या करना है, उपयोग किए जाने वाले लोहे की आरी होती है, लोहे की ब्लेड को एक चिमटे से पूरे ब्लेड की मुक्त सिरे के अग्रभाग को जैसे गैस स्टोव की ज्वाला पर रखना। आपको क्या करना है, एक लोहे की पत्ती लीजिए, चाहे जैसे आप आरी देखिए, आरी जो काटने वाला होता है, लकड़ी काटने वाला, उससे क्या होता है, उसको ब्लेड को क्या करना है, आपको चिमटी से पकड़ना है। उसको जो एक सिरा है उस सिरा को क्या करना है, गैस स्टोव के पास लेके जाइए, चाहे गैस पे रख दे। कुछ मिनट प्रतीक्षा कुछ मिनट क्या करना है, देखना है क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है। आपको देखते होंगे कि जब हम प्लेट को गर्म करेंगे तो क्या वो कोई जो उसका सिरा है वो क्या गर्म में जो चेंज होता है, कुछ रंग में परिवर्तन आता है। आपको ब्लेड को ज्वाला से हटाइए, कुछ समय बाद उसको पुनः ठंडा कीजिए। उस ज्वाला को पुनः से हटाइए, फिर उसके बाद ठंडा करिए। क्या इसका जो पहले वाला रंग वापस आ जाता है? जैसे हम उसको ठंडा करते हैं तो क्या पहले वाला रंग वापस आ जाता है। कागज चाक के माप में परिवर्तन। आपने देखा है कि जो कागज लिए थे और चाक के जो साइज में परिवर्तन होता है, जो कागज और जो चाक हम लिए थे उसका जो प्रैक्टिकल अभी हमने क्रियाकलाप किया है उसमें देखा है कि उसका माप में क्या था, परिवर्तन होता है। उसकी साइज क्या थी, अलग अलग थी। हमने एक चाक को फोड़कर उसमें जल मिलाकर उसको फिर से चाक बनाने की कोशिश की तो उसका क्या हो, उसका जो पहले वाला आकार था वो आकार नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही हम पेज लिए थे, चार्ट लिए थे, उस चार्ट को 4 भागों बराबर में काटे थे, 4 भागों बराबर में काटे, 4 भागों में काटे, फिर प्रत्येक भाग को क्या किए, हम पुनः काटे। तो क्या इसे हम फिर से एक नया पेज बना सकते हैं? इसे हम उसी जो जैसे पहली अवस्था में था उसी अवस्था में इसको ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ठीक है, जल में आपको बता दें, जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। आपको बता दें क्रियाकलाप 3.5 और 5.3 और 5.4 में जो क्रियाकलाप किए हैं, जल की अवस्था में क्या परिवर्तन हो जाती है, जो ठोस से द्रव और द्रव से गैस में क्या होती है, बन जाती है। जैसे ही हम आपको बता दें, देखें कि क्रियाकलाप 5.3 में जो प्लास्टिक या कांच के जल में थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा लेते थे, तो कटोरी में थोड़ा सा बर्फ लीजिए। अब क्या करते थे, बर्फ के थोड़े से भाग को पिघलने के लिए हम बर्तन को धूप में रख देते थे। ठीक है, अब क्या देखते थे कि अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा।
अब जब बर्फ पिघल जाता है तो कटोरे में आप देखते हो कि बर्फ और जल दोनों होता है। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण को बर्फ फिर से उसको क्या कहते हैं, हम ठंडा कर देते हैं। आप देखते होंगे जो बर्फ है वो ठोस से, अब देखते होंगे कि जो बर्फ है वो ठोस से द्रव में क्या होता है, चेंज हो जाता है। हम बर्फ को जमते हुए बर्फ को लिए थे, क्या करते, फिर जमते हुए बर्फ को लिए थे। अब उसको हम धूप में रखे थे पिघलने के लिए, क्या करते, पिघलने के लिए धूप में रखे तो वो पिघल गया। और जल, अब हम उसको फिर से देखेंगे तो क्या होगा, जल और बर्फ का दोनों का मिक्सर होगा। लेकिन अब उसको फिर से हम किसी ठंडे पात्र में, तो वो धीरे धीरे ठंडा ही होता जाएगा, बर्फ में चेंज होता जाएगा। तो हम देखे थे कि ठोस से क्या हुआ, द्रव में चेंज हुआ। फिर हम दूसरी क्रियाकलाप 5.4 में देखे थे, 5.4 में देखे थे कि एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबाले थे, गर्म किए थे। गर्म के क्या आपको जल की सतह से भाप निकलते दिखाई दी थी। और उबलते हुए जल के कुछ देरी पर हम क्या किए थे, एक भाप के ऊपर एक बर्तन को उलट कर रख दिया था। हमने क्या देखा कि जो गैस से जो जल है वो भाप के रूप में, गैस के रूप में जाकर दूसरे पात्र में क्या होती है, धीरे धीरे वो भाप के रूप में क्या होती है, द्रव के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो हमने देखा कि गैस जो जल है गैस से द्रव में क्या होता है, चेंज हो जाता है। आपको बता दें कि जो क्रियाकलाप हम 5 में किए थे कि आरी के ब्लेड को हम गर्म ज्वाला पर या गर्म करते थे, ब्लेड का रंग गर्म करने के लिए परिवर्तित हो जाता है। आपको बताते हैं ब्लेड का जो रंग होता है, गर्म करते हैं तो चेंज हो जाता है, ब्लेड का रंग में क्या होता है, चेंज होता है। आपको बता दें कि पदार्थ के आकार, माप और रंग और अवस्था के ऐसे गुणों को भौतिक गुण कहा। आपको बता दें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो, उसका आकार में परिवर्तन हो, और उसका जो साइज छोटा बड़ा हो, और उसकी अवस्था ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में चेंज होता है, तो उसके गुण को भौतिक गुण कहते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आपको पता होगा कि आप क्या करेंगे, जैसे किसी पदार्थ के आकार में चेंज होगा, उसका माप साइज चेंज होगा, रंग बदल जाएगा, और जिसकी अवस्था होती है ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। ऐसे पदार्थ के गुणों को क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। वो परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसा परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अभी तो हमने देखा है जितना क्रियाकलाप है उससे कोई नया पदार्थ नहीं। अब भी हमको बता दें, जो कागज का हम चार्ट काट कर उसको प्रत्येक 4 भागों में काटते, फिर 4 भागों में काटते थे। ठीक है, तो उसको हम क्या करते थे, एक नया पदार्थ थोड़ी ना बना, जैसा पेपर था उसको छोटा ही बड़ा तो किए हैं, हाँ, काट कर अलग अलग छोटा बड़ा किए, पर उसको कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बना है। हाँ, इसीलिए उसके माप, आकार और साइज में परिवर्तन होता है तो उसको क्या होता है, भौतिक गुण। और भौतिक गुण परिवर्तन जिसमें वो परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे क्या होता है, भौतिक परिवर्तन करते हैं। ऐसे परिवर्तन से कोई भौतिक गुण में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। आपको अच्छे से भौतिक परिवर्तन के बारे में समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बाद, आपने कभी लोहे पे जंग लगा हुआ देखा, देखेंगे आपके द्वार पे लोहा का गेट लगा होगा। आप देखते होंगे धीरे धीरे जब वो लोहा का गेट नए में लगा होता है तो वो लाइट करता है और चमकता भी है। ठीक है, क्या कहता है, चमकता, पर लेकिन कुछ सालों बाद देखते होंगे उसके नीचे भूरा भूरा कलर का पपड़ी की टाइप का छोड़ने लगता है। क्या कहता है, वो जो लोहा है उस पर जंग लगने के कारण भूरा कलर का पपड़ी की तरह देखने लगता है। आपको बता दें कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। वो जो लोहे में जंग लगा था वो क्या था, एक रासायनिक परिवर्तन जिससे आप भली भांति परिचित है। भली भांति क्या है, परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देंगे, क्या करेंगे, आप किसी लोहे के टुकड़ों को कुछ दिनों के लिए खुले में क्या छोड़ देंगे तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। अभी हम आपको बताएं कि आपके घर जब आपका घर बना होगा, चाहे आपके घर में कहीं देखा होगा कि लोहे का जब गेट लगता है तो क्या होता है, कुछ दिनों में क्या होता है, कई सालों में क्या होता है, उस पर कुछ भूरे भूरे कलर की परत जम जाती है। लोहे पे क्या होता है, जंग लग जाती है। ठीक है, परत लोहे की भूरे रंग की एक रंग के पदार्थ की क्या परत जम जाती है, वो पदार्थ जंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वो पदार्थ क्या होता है, जंग कहलाता है। और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। ठीक है, लोहे के गेट पर कुछ दिनों बाद या 1-2 साल बाद क्या होता है, उस पर लोहे की एक
भूरे रंग के पदार्थ की तो परत जमने लगती है, उस पदार्थों की तो जंग कहते हैं। ये प्रक्रम परत बनने की प्रक्रिया को जंग लगना कहलाता है। ठीक है, आपको बता दें कि पार्क अथवा लान आदि के लोहे में दरवाजे तथा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु को खुले में रखी रहती है। ठीक है, आपको बता जैसे आप पार्क में घूमने जाते हो तो लोहे की बेंच होती है। लानी आदि के लोहे के दरवाजे, बगीचों या पार्क आदि में रखा लोहे की जो बेंच होती है, रखा लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी जाती है में जंग लग जाती है। आपको देखते हैं जितने भी हम जैसे कोई भी पदार्थ लोहे का, जैसे हम साइकिल ही अपने हमारे पास है, हम साइकिल को कहीं खुले स्थान पर रखते हैं, धीरे धीरे क्या होता है साइकिल के जो कितने बॉडी पार्ट लोहे के होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा भूरा रंग क्या होता है पदार्थ का जमने लगता है। वो जो साइकिल का पार्ट होता है क्या खुला टाइप का दिखने लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उस पर जंग लग जाती है। आपको देखा होगा कि हमारे घर में जो लकड़ी फाड़ने वाले कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी हथौड़ा होता है, हथौड़ा को यदि आप वायु में रखें, वायु में कुछ दिनों के लिए रख दे तो खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उस पर जंग लग जाती है। आपको बता दें जैसे हम रोटी जिस पे पकाते हैं वो हमारी जो तवा होती है लोहे की होती है, तो वो लोहे की जो तवा को हम गीला छोड़ देंगे तो अच्छे से धुल कर उसे धूप में ना रखें, चाहे उसे पोंछ कर ना रखें, तो उस पर क्या होता है कि आप 1-2 घंटा बाद देखते हैं कि कुछ समय तक उस पर कुछ समय तक खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। रेड कलर का उस पर लेयर बनने लगता है, रेड कलर का लेयर बनता है। जंग होता है लोहा नहीं है, जंग का आता है एक लोहा नहीं, उस पदार्थ से लोहे से भिन्न होती है। आपको बता जो भूरा कलर का जो लेयर चढ़ता है वो क्या तो लोहा नहीं होता है, क्या होता है वो लोहा नहीं होता, पर जंग उस पदार्थ से लोहे से क्या होता है भिन्न होती है जिस प्रकार यह लगता है। ठीक है, जिस प्रकार वो लगता है। ठीक है, आइए अब हम कुछ ऐसे और परिवर्तन में विचार करें जिन्हें से नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है नए पदार्थ का निर्मित कुछ, अब हम क्या करेंगे कुछ ऐसे परिवर्तनों को विचार करेंगे, देखेंगे जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है उसके बारे में। क्रियाकलाप 5.6 में देखेंगे कि शिक्षक द्वारा, ठीक है, आपको क्या एक मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की और लंबी अवधि तक देखना है। क्या करना है हानिकारक होता है। आपको बता दीजिए कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको जलते हुए फीते को लंबी अवधि तक देखने का हानिकारक, जलते हुए देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक फिर टकटकी लगा कर न देखें। आपको बता दें बच्चों कि आपको कहीं मैग्नीशियम के जलते हुए फीतों को नहीं देखना, लंबी समय तक नहीं देखना और लंबी अवधि तक नहीं, और बताना चाहिए कि आपको बता दें कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक ध्यान लगा कर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, एक ही तरफ आपको बताते हैं मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार और टुकड़ा लेना। आपको क्या करना मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार लेना है, इसके सिरों पर रेगमाल से साफ कर लेना है जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। जैसे इस फिगर में दिखाएगा मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता। ठीक है, साफ कर लीजिए और सीरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाना है। क्या करें सीरा है जो कि मोमबत्ती के लौ के पास लाना है, लाइए और वह चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। आपको बता दें जैसे ही हम मोमबत्ती के पास मैग्नीशियम के फीता को लेकर आएंगे उसका एक सिरा को, तो वो जलते हुए एक चमकदार श्वेत प्रकाश क्या होती है लाइट देती है, जलती है। पूरी तरह से जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर को शेष रह जाती है। आपको पता है पूरी तरह वो जल जाती है तो क्या होता है कुछ पाउडर शेष रह जाता है। उस जलने के बाद जो श्वेत भस्म होता है, भस्म होता है राख की तरह होता है, वो पाउडर क्या बच जाती है। आपको क्या करना भस्म को मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है। आपको बताते जो भस्म होता है मैग्नीशियम के फीते ही जैसे लगती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया। आपको करना जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या था मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण में गणित में प्रयुक्त समीकरण को से भिन्न है।
आपको पता है इस प्रकार के समीकरण में तीर का अर्थ बनाना होता है। इस प्रकार के अर्थ में तीर का बनाना हो जाता है। इसके बन रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया। आपको बताते हैं इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है। आपको बताते हैं जो ये एरो है, ये जो एरो का निशान दिख रहा है, ये एरो यह बताता है कि इन दोनों पदार्थ के मिलकर ये दो पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ क्या निर्माण कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये दोनों पदार्थ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर एरो इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन रहा है, ठीक है। हम मैग्नीशियम रिबन को लिए थे, उसको प्रकाश में जलाए थे, मोमबत्ती के ज्वाला से जलाए। आपको बता दें कि जो हम मैग्नीशियम रिबन को जलाए थे, तो जलाने के मैग्नीशियम जो फीता था उसको हम जलाए थे। जलाने के बाद मोमबत्ती से जलाए, तो जलाने को जो भस्म बचा था उसको क्या करना, आपको इकट्ठा करना। इकट्ठा करके उसमें क्या है, इसमें कुछ जल की बूंदे मिलाना है और मिश्रण और क्या कहते हैं जलीय विलयन को अच्छी तरह से हिलाना है। आपको बता जो भस्म एकत्र किया था उसमें थोड़ा सा जल मिला है, उसको क्या करना, जलीय मिश्रण को क्या करना है, तब तक खिलाना है कि मिश्रण और लाल और नीला। आपको क्या करना, मिश्रण का जो मिश्रण को मिला है उस मिश्रण को हम लाल या नीले लिटमस पत्र से परीक्षण करेंगे, ठीक है। क्या होगा कि क्या मिश्रण का क्या करना है कि क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस परीक्षण के आधार पर आपको क्या करना है, जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे। आपको बताते कि यह अम्लीय है या अथवा क्षारीय है। आपको चेक करना है कि जो विलयन बना है उस विलयन को नीले और लाल लिटमस पत्र से, कि विलयन का जो रंग है वो लाल है तो वो नीला हो जाता है और जो लिटमस पत्र नीला है तो वो लाल हो जाता है। आपको परीक्षण करना है और उसको देखना है कि अम्लीय है, जो जलीय विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। आपको पता है कि भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनाती है। आपको बताता है कि जो भस्म को हम जल में घोले तो एक नया पदार्थ बनाते इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हाँ, हम उसको फिर से जल में क्या घोले, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या फिर से जल में घोले, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनता है, जैसे मैग्नीशियम Mg ऑक्साइड प्लस H2O बना क्या था हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था आपको, जैसे कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारक होता है। आपको बता था जिस ग्रुप में जैसे ये OH का पहचान जहाँ होगा आपको समझना है कि क्या है, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय। आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से क्या मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आपको बता दें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक नया पदार्थ बना जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। जो मैग्नीशियम में क्या होता है, जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है। क्या होता है, एक नया पदार्थ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। एक तो आपको पता है मैग्नीशियम को जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनता है। लेकिन अब दूसरे रूप से हम प्राप्त करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, ठीक है। आप देखें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल को जब इसका रिएक्शन हुआ है तो क्या बना, एक नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम। आपको देखें भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या था, एक नया क्या था, एक नया पदार्थ बनकर आता है। क्या था, एक नया पदार्थ बनकर निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण। आपको क्या करना है, एक चलिए एक और क्रियाकलाप आप देखते हैं 7.5 में। कांच के एक गिलास तथा कटोरे तथा चौड़े मुंह वाली बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच का कॉपर सल्फेट घोल लीजिए। आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है या तो कटोरा या चौड़े मुंह वाले बोतल भी ले सकते हैं। लगभग आधा कप उसमें पानी उसको लेकर उसमें आधा कप पानी लेकर क्या करना है, कॉपर सल्फेट का एक चम्मच के कॉपर सल्फेट लेना, उसको घोलिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे भी मिलाना है। आपको क्या करना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का थोड़ा सा क्या करना है, आपको
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन मिलाना है, कुछ बूंदे मिला दिए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। आपको बताते हैं, जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के विलयन में थोड़ा सा उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है कि नीला विलयन मिल जाएगा। ठीक है, एक परख लीजिए। तो एक कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लेना। आपको क्या करना है, एक परख लीजिए, एक परखनली अथवा कांच की एक छोटी बोतल में एक विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लेना है। क्या करना है, बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा लोहे की कुछ टुकड़े प्लेट का टुकड़ा डाल दीजिए। आपको क्या करना है, शेष विलयन में जो है एक कील का उपयोग किए जा चुके ब्लेड का भी क्या करना है, उस टुकड़ा डाल दीजिए, टुकड़ा डाल देना है। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए कि अब विलयन के रंग को देखना है। क्या करना है, आधे घंटे बाद क्या है, विलयन का रंग को देखना है कि इसकी रंग का तुलना से बचाए गए नमूने वाले विलयन का रंग कीजिए। ठीक है, रंग को क्या ज्ञात करना है, जैसे आपको क्या करना है, एक कॉपर के गिलास में या कॉपर के गिलास में एक कांच के गिलास में क्या करना है, छोटे मुंह वाले बोतल में भी ले सकते हैं आप। उसमें क्या है, आधा कप पानी लीजिए। अब आधे कप पानी में क्या है, कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच विलयन गोल्ड पाउडर डालिए, कॉपर सल्फेट डालिए, उसको घोल दीजिए अच्छी तरह से। घोल उस विलयन में क्या करना है, आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ बूंदे डाल देना। आपको देखेंगे कि उसका जो कलर था विलयन का रंग, वो विलयन का नीला रंग मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक परख लिया तो कांच की एक छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लेना। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमूना क्या करना, बचा लेना है। शेष विलयन में एक कील अथवा कील का उपयोग किए जा चुके ब्लेड का भी टुकड़ा डाल देना है। जिसका आप उपयोग कर लिए हो ब्लेड का, उसका डाल दें। लगभग आधे घंटे तक क्या करना है, आपको देखना है, आधे घंटे के बाद देखना है। अब इस विलयन के रंग को देखना है। क्या करना है, आप इस विलयन को रंग को देखिए और इस विलयन की तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन से करें। ठीक है, देखते हैं लोहे की साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का रंग में परिवर्तन होता है। आपको बता दें कि क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। कील अथवा ब्लेड का बाहर निकाल दीजिए। क्या करना, डाले थे उसको बाद क्या करना, बाहर निकाल देंगे कील अथवा ब्लेड को। अब क्या देखते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है। जब आप परिवर्तन दिखाई देता है तो आपको वह कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। आपको जब परिवर्तन दिखाई देता है तो क्या होता है, कॉपर और लोहे के बीच की अभिक्रिया के कारण होता है। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ का नया एक परिवर्तन है। ठीक है, विलयन का जो रंग था नीले से क्या हरा हो गया। आपको बताते हैं, जो हम एक कॉपर सल्फेट का विलयन बनाते हैं, जल में घोल के कॉपर सल्फेट को, उसमें क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए थे। क्या करते हैं, जो उस विलयन का हम उसको खोलते हैं, घोलने के बाद क्या हुआ, नीले रंग का बदल गया। वो विलयन नीले रंग में क्या चेंज हो गया, परिवर्तन चेंज हो गया। अब उसमें हम क्या किए, उसको एक थोड़े से पात्र में उस बचे हुए जल को रख लिया, उस विलयन को रख लिया। उसमें क्या करिए, एक हम ब्लेड डाल दिए। उसको क्या हुआ, जो उसमें जो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण जो परिवर्तन चेंज हुआ, और वो विलयन का जो कलर था, क्या था, विलयन का जो रंग था, नीले से क्या हरा हो गया। ठीक है, क्या हुआ, नीले से हरा हो गया, एक नए परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है, विलयन का रंग नीले से क्या हरा हो गया, एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट बनने के कारण होता है। आपको बताते हैं, एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के क्या कारण होता है कि जो विलयन का रंग था नीला से हरा हो गया। लोहे की कील पर भूरा निक्षेपण जो होता है, भूरे कलर का जो लोहे का कील हो गया था, और तांबे की परत के कारण होता है। क्या होता है, तांबे की परत के कारण होता है, जो कि एक नया पदार्थ है। क्या थी, तांबे के कारण क्या होता है, भूरा जो ब्लेड थी वो क्या थी, वो ब्लेड क्या थी, भूरे रंग की हो गई थी। भूरा निक्षेपण कॉपर सल्फेट और तांबे की परत के कारण होता है। ठीक है, अब हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम आपको कॉपर सल्फेट का विलयन H2SO4 और नीला थोथा और लोहे। ठीक है, नीला थोथा, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन को भी हम नीला थोथा भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा, आपको कहीं नीला थोथा कहा जाए तो समझ लेना कि ये कॉपर सल्फेट कहा जा रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट कहा जा रहा है। कॉपर सल्फेट को जब हम लोहे से अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट विलयन H2SO4 क्या होता है, आयरन सल्फेट विलयन H2SO4 जो कि हरा कलर का होता है। क्या होता है, और कॉपर कैसा होता है, भूरा होता है। आयरन सल्फेट H2SO4 FeSO4 H2SO4 सॉरी इसके लिए
जो कि आयरन सल्फेट क्या होता है FeSO4 हरा कलर का होता है और कॉपर क्या होता है भूरा होता है। ठीक है, जो कॉपर है जो कील है जैसे जो लोहे का ब्लेड है वो भूरा रंग का होता है, कॉपर और तांबे के परत के कारण होता है। ठीक है, आपको इस रिएक्शन में समझ में आया होगा कि इस रिएक्शन में क्या एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। क्या एक नया पदार्थ का आयरन सल्फेट का एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 5.8 में कि किसी प्रक्रिया में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। आपको क्या करना है, 1 चम्मच सिरका है इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डाल देना। आपको अपने घर से जाकर बच्चों क्या करना, 1 चम्मच सिरका लेना, उस चम्मच में 1 चुटकी सोडा डालना है, खाने वाला सोडा डालना। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुने, आप देखते होंगे जब डालेंगे उसमें तो वो बुदबुदा बुदबुद 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 कर ध्वनि सुनाई देगी। और जैसे जैसे और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई दे, क्या होता है उसमें से गैस के बुलबुले क्या होते हैं बाहर निकलते दिखाई देंगे। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए। आपको बताते हैं जो व्यवस्था हम बनाए उस व्यवस्था के अनुसार ताजे बने उस चूने के पानी से गुजारिए। अब क्या देखते हैं कि चूने का पानी तैरने की विधि अध्याय 4 में बड़े चूने के पानी का तैरने की जो विधि है क्या कहते हैं अध्याय 4 में हम बताई गई है, अब बता दी है। ठीक है, चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है, आपने देखा होगा चूने के पानी में क्या परिवर्तन है। प्रखनली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। आपको बताइए प्रखनली में जो है निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होता है। आपको बताइए जो सिरका है और खाने के सोडा को जैसे ही हम खाने का सोडा एसिटिक जो सिरका इसको एसिटिक अम्ल और खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, कि जब क्या होता है रिएक्शन बनता है तो रिएक्शन होता है क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बनते हैं। आपको क्या करना है, 1 चम्मच सिरका लेना है, एक प्रखंडी में 1 चम्मच सिरका, उसमें 1 चुटकी भर खाने का सोडा डाल देना। आपको जब आप सोडा डालेंगे तो उसमें क्या होता है उसमें से बदबूदाहट की तरह ध्वनि सुनाई देती है और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देते। गैस के बुलबुले कहते बाहर निकलते दिखाई देते। आपको फिगर में दिखाया गया है, इस फिगर में देखिए, फिगर में देखिए 5.5 में आपको क्या ताजे चूने के पानी के से गुजारना है। आपको जो व्यवस्था के अनुसार क्या करना है, ताजे चूने पानी से क्या करना गुजारना है। आप दिखाएंगे चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है। चूने के पानी में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, पानी में क्या प्रकृति में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। आपको बताइए जो सिरका है खाने का सोडा से तैरते हो जाता है तो उसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बनता है। क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बनता है, जैसे फिगर में दिखाया गया। ठीक है, ये प्रखंडी में हम के लिए सिरका लिया है, सिरके में खाने का सोडा डाले तो क्या किया है धीरे धीरे ये क्या बुदबुदाहट की तरह गैस ऊपर की तरफ चलने लगी। ठीक है, ये जो गैस निकला उस गैस को हम लोग क्या किए जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और को हम चूने के पानी से क्या होता है रिएक्शन होता है, चूने के पानी से गुजारते हैं। क्या होता है चूने के पानी से गुजारते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। आपको बताते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो सिरके और खाने का सोडा के रिएक्शन के बाद क्या बना था कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से हम चूने के पानी से गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसमें चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आपको बताते हैं जिसमें क्या होता है चूने का पानी क्या होता है दूधिया हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूना का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आपको बता दें चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का एक मानक परीक्षण आपका इसका उपयोग अध्याय 6 में दिखाने के लिए करेंगे। आपको बता दें अध्याय 6 में क्या करें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या तो अधिक रहती है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हम उधर से कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं जब बाहर निकालते हैं जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है अधिक होती है। अभी तक हमने जितने क्रियाकलाप के बारे में पढ़े आपको बता दें 5.6 5.8 में आपने देखा है कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ क्या तो बनते थे। आपको बताते हैं कि
प्रत्येक पदार्थ में या प्रत्येक परिवर्तन में आपने देखा कि एक से अधिक क्या है नए पदार्थ बने। आपको क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्या थी? एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 7.5 में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट लोहे के साथ अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट और कॉपर बनाते थे। क्या कहते हैं? आपको बता दें कि 7.5 में देखा था क्रियाकलाप में कि कॉपर का जो सल्फेट था लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बन रहे थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर और लोहे की प्लेट पर निक्षेपित हो गया। कॉपर का था लोहे की प्लेट निक्षेपित हो गया। क्रियाकलाप 5.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जिसे चूने पानी को दूधिया कर दिया। जो सिरका और खाने के सोडे से जो अभिक्रिया हुई थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, अभिक्रिया हुई थी, उसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बना। सिरका और खाने की सोडा से जो अभिक्रिया हुई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में फिर क्या हुआ, चूने के पानी में जब चूने को कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, तो जो चूने का पानी था उसको क्या पानी को दूधिया कर देता है। क्या कहता है? दूधिया कर देता है। क्या आप इस अभिक्रिया से बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? आपको अभी तो हम बताएं कि दूधिया से नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब आपको बता दें वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते। क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम एक और नाम से जान सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको बताते हैं अभी तक हमने जितना देखा उसमें जितने भी क्रियाकलाप करिए देखे हैं उसमें क्या एक नया पदार्थ बनता था। अब ठीक है, वो परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन बच्चों हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जो जितने भी रासायनिक परिवर्तन है हमारे लिए क्या हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको बता दें जितने भी पदार्थ बनते हैं वो सभी क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। आपको बता उदाहरण के लिए जो भोजन है, भोजन का पाचन 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 फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। आपको बताते हैं कि जो भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में, जैसे हम भोजन करते हैं उसका पाचन होता है ना, वो भी क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। जो फल कच्चा होता है वो कच्चे से क्या पक जाता है। उस फल में किस परिवर्तन के कारण जो होता है कच्चा से क्या पक जाता है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है जैसे अंगूर का किण्वन होता है। जैसे अंगूर से किशमिश बनता है तो किस परिवर्तन के कारण बनता है? रासायनिक परिवर्तन के कारण बनता है। ठीक है, औषधियों में भी रासायनिक अभिक्रिया का श्रृंखला होता है। औषधि जितने भी हमारी मेडिसिन है, जैसे भी औषधियाँ होती है, जड़ी बूटियाँ होती है, उसमें भी क्या रासायनिक परिवर्तन होता है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाए। आपको बता दें कि जो प्लास्टिक है और नए अपमार्जक डिटर्जेंट भी है, क्या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन करके ही की गई। आपको बता दें प्रत्येक नए पदार्थ बनते रहते हैं वो कैसे होते हैं? रासायनिक खोज के परिवर्तन के अध्ययन करके ही बनाया जाता है। ठीक है, हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन एक या एक से अधिक नए पदार्थ को निर्मित करता है। ठीक है, क्या हमने अभी तक की जितने भी क्रियाकलाप करे उसमें हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए उत्पाद के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। बता दें जैसे ही नया उत्पाद बनता है, चाहे नया पदार्थ बनता है, उसमें क्या होता है विभिन्न रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। आपको पहला बताते हैं ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं और उसका अवशोषित भी होना। आपको बता दें कि जैसे ही नए रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसमें ऊष्मा का भी, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण पराबैंगनी किरण का भी निर्मुक्त निकलते और तथा उनका भी अवशोषित भी होना होता है। ध्वनि का भी उत्पन्न होता है नए पदार्थ के निर्माण में, ध्वनि भी उत्पन्न होता है। गंध में भी परिवर्तन होता है, उसकी जो स्मेल होती है अलग हो जाती है। पहले पदार्थ की अपेक्षा दूसरी पदार्थ की जो स्मेल होती है अलग हो जाती है और किसी नए गंध का बन जाता है कि कोई नया गंध उसके रंग में क्या परिवर्तन हो जाता है। उसका ध्वनि भी उत्पन्न होता है, गंध में परिवर्तन, उसका जो स्मेल होता है वो पहले वाले पदार्थ की अपेक्षा दूसरे पदार्थ में क्या होता है स्मेल अलग होता है। रंग में भी उसका जो पहले रंग की अपेक्षा जो जैसे हमने कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो क्या था, हरा था, नीला था, और जैसे ही हम उसमें ब्लेड डालते तो क्या होता है वो हरा हो जाता है। ठीक है,
गैस भी उसका गैस किसी गैस का भी कोई नया गैस का भी निर्माण हो जाता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पे विचार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन था। आपने हमने देखा है बच्चों कि हमने देखा है कि बच्चों मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन था। कोयले, लकड़ी अथवा पत्तियों का भी जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे आपको बताइए, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाए हैं, फीते को जलाए हैं, तो एक रासायनिक परिवर्तन को जैसे हम फीते को जलाए तो उसमें क्या हमको राख प्राप्त हुआ कि एक नया पदार्थ का निर्माण जैसे हम कोयला को जलाते उससे भी राख प्राप्त होता है। लकड़ी अथवा पत्तियों को भी जलाते थे तो हमको राख प्राप्त होता है, राख प्राप्त होता है ना, तो क्या तो एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। वास्तव में हम किसी भी पदार्थ का जलाना एक रासायनिक परिवर्तन, आपको बताते किसी भी पदार्थ को जला एक रासायनिक परिवर्तन का ये क्या उदाहरण रहता है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है, आपको वो बताते। अब देखते हैं कोई भी पदार्थ जलता है तो उसमें क्या ऊष्मा उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोटक एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं जो हम पटाखा फोड़ते हैं दिवाली में उसका विस्फोटक जो उससे क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि तथा अरुचिकर गैस उत्पन्न होता है। आपको बताया जैसे हम पटाखा फोड़ते हैं, पटाखा से क्या होता है ऊष्मा भी निकलती है, गर्मी प्रकाश भी करता है, साथ में जब फूटता है पर वो तो ध्वनि भी, पटाखे का ध्वनि भी निकलता है और रुचिकर गैस भी, वहाँ पे देखते होंगे कि गैस भी थोड़ा सा निकलती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। क्या करती है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। आपको कहा जाता है कि दिवाली में पटाखा फोड़िए पर ज़्यादा बड़े बड़े पटाखे मत फोड़िए, जिससे हमारे जो पर्यावरण है उसको वायुमंडल को प्रदूषित न करे, ठीक है। भोजन सामग्री बासी हो जाती है। आपको देखे होंगे कि जो हमारे घर में रोटी बच जाती है तो क्या सड़ने लगे बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है। सड़ गलती है तो उससे दुर्गंध आने लगती है। आपको क्या होती है, दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे आपके घर में रोटी बच जाती है, वो 2-3 दिन रख देते होंगे तो उस पर देखते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद या हरे हरे कलर का फफूंद लग जाते हैं। क्या लगता है, फफूंद। वो क्या होती है, वो क्या रासायनिक परिवर्तन की उदाहरण, ठीक है। और उससे 2-3 दिन बाद देखने पे उससे दुर्गंध आता है, कहता है स्मेल आने लगता है, महकने लगता है। तो क्या एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको हम चार में आपको बताया था कि अम्ल एवं और क्षार को परस्पर मिलाकर उदासीन किया जाए। आपको अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि अम्ल क्षार जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उदासीन कर देते हैं। उदासीन किया जाता है। यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन है। यह जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, क्या होती है, अम्ल और क्षार के मिलने से क्या होता है, उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में जंग लगना। इसको हम कल पढ़ेंगे, जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोहे में जंग लगना। तब तक आपको बता दीजिए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।